इस वर्ल्ड में कई तरह की पावर्स हैं, पर जो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं वो सेज, किंग और हीरो बनते हैं। और सबसे कॉमन वो हैं जिनके पास कोई पावर नहीं होती, और वो लोग विलेजर्स कहलाते हैं जिनका लेवल नॉर्मली 1 से लेकर 10 तक होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कागामी एक विलेजर होते हुए भी लेवल 999 पर है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर तलवारबाजी और सोर्सरी का यूज किया जाता है। इस दुनिया का नाम है अर्थ क्लेयर, और यहाँ पर मैजिशियन और स्टेटस आने के बाद से सब कुछ बदल गया। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर कागामी को देखते हैं जो कि अपनी आज की कमाई को देखकर बहुत खुश था। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ पर एक ग्रीन स्लाइम विलेजर के ऊपर अटैक कर रहा था। उन दोनों का लेवल काफी लो था। जैसे ही वो उन पर अटैक करता है, ऊपर से एक कोई नाक है उसे मार देता है, और स्लाइम के मरने पर कुछ पैसे मिलते हैं। कागामी उनसे पूछता है कि तुम लोग ठीक हो, तुम्हारा लेवल कम है। पर मोस्टर को स्टेटस विंडो की समझ नहीं होती। वो आदमी पूछते हैं कि तुमने उस मोस्टर को हराया, लेकिन कैसे। कागामी को स्लाइम से जो पैसे मिले थे वो उन्हें उस बच्चे को देता है, और उससे समझाता है कि सिर्फ एक स्लाइम को हराकर तुम्हें 100 ब्राउन्स कॉइन मिल सकते हैं। ये अच्छा है ना। वो लड़का कहता है मोस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफी डरावने भी, मैं उन्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा। कागामी बोलता है ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, चलो अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़का उसे रोक कर पूछता है कि आप एक हीरो हो। कागामी उन्हें अपना स्टेटस दिखाता है, और ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। कागामी भी उनकी तरह एक विलेजर है और उसका लेवल 999 है। अब हमें बताया जाता है हेक्साडिया नाम का एक छोटा सा आयरन देश, जिसे कभी जापान कहा जाता था, वहाँ पर मोस्टर के आते ही लोगों को जम से पावर मिलने लगी। कुछ लोगों को वेरियर्स, प्रीस्ट, मेज, मर्चेंट, थीफ या फिर सोर्सर जैसे स्पेशल टैलेंट मिलने लगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे उन्हें सेज, हीरो और किंग जैसे रोल मिले। लेकिन सबसे लो रोल विलेजर्स का है, जो कि लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के बीच रहता है। इसलिए वो मोस्टर को भी नहीं हरा पाते, और इसलिए उन्हें गुजारा करने के लिए खेती या फिर इन चलाना पड़ता है। फिर हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जो कि एंशंट कैवरी नाम की एक जगह पर आई थी, क्योंकि इस जगह पर एक लेजेंडरी होली सोर्ड है। दूसरी तरफ हम वालमैन सिटी को देखते हैं जहाँ पर कागामी था। वहीं पर एक कोरल नाम की लड़की कहती है ये वही पल है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दुनिया के लगभग 80% हिस्सा मोस्टर के कब्जे में है। तो क्या दुनिया को बचाने के सफर में तुम मेरा साथ दोगे? रेस नाम का बंदा बोलता है हाँ, क्योंकि उसका भी यही मिशन था। इसके बाद हम कागामी को देखते हैं जो कि एडवेंचरर गिर जाता है और रिसेप्शनिस्ट को कंप्लीट क्वेस्ट दिखाता है, और क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उसे पूरे 5 गोल्ड कॉइन मिले थे, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान थे कि इतने सारे पैसे, आखिर इसने कितने मोस्टर को मारा है, वो भी अकेले, और ये है कौन। अब कागामी गिल्ड शॉप के आगे से गुजर रहा था। उसे एक आइटम खरीदना है जो कि पूरे 10,000 गोल्ड कॉइन का है। वो कहता है अब मुझे सिर्फ 4,500 गोल्ड कॉइन चाहिए। जिसके बाद वो मोस्टर क्वेस्ट की तरफ जाता है। एडवेंचरर्स बोलते हैं ये सारी न्यू क्वेस्ट तो काफी खतरनाक है, क्या ये हमें मारना चाहते हैं? लेकिन अगर वो उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कागामी देखते हैं कि एंशिएंट कैबन में 30 बिलो डेविल्स को मारना है, जिसका उसे एक गोल्ड कॉइन मिल रहा है। वो एक्साइटेड होता है क्योंकि आज वो पूरे शाम यही करने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी एडवेंचर इकट्ठा हो रहे थे। रेस पूछता है कि कैपिटल न्यू क्वेस्ट क्यों निकाल रही है, और लोग सिर्फ एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करने के लिए मर्सनरी को क्यों हायर कर रहे हैं। इसका कारण है मोस्टर जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये सब डीमंस की वजह से है, क्योंकि वो जो माना एमिट करते हैं उसकी वजह से ये मोस्टर पैदा होते हैं। वो सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं। रेस कहता है इंसानों के दुश्मन डीमंस हैं और उनका राजा डीमन किंग है, और इसलिए जब तक हम डीमन किंग को नहीं हराएंगे दुनिया में कभी सुकून नहीं आएगा। इधर कागामी आइसक्रीम खरीदते हुए ये सुन रहा था। रेक्स अनाउंस करता है कि मैं रेक्स अपनी एक पार्टी रिक्रूट कर रहा हूँ। वो पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे अपनी स्किल्स पर भरोसा हो और वो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो। वो अपना स्टेटस शेयर करता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि वो एक हीरो है और उसके साथ जो लड़की है वो एक सेज है जो कि दिखने में काफी सुंदर भी है। ये देखकर एक आदमी बोलता है चलो मैं आ जाता हूँ, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ आया तो डीमन किंग का हारना पक्का है। तभी एक आदमी ज्वाइन करने को बोलता है। फिर एक वेरियर्स अपना लेवल दिखाते हुए बोलता है मैं 25 साल से मोस्टर से फाइट कर रहा हूँ, मेरा लेवल 86 है। लेकिन रेक्स कहता है तुम क्वालिफाइड नहीं हो। लेकिन क्यों? रेक्स कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, मेरी पार्टी में आने की सिर्फ 2 कंडीशन है कि तुम मेरे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर नहीं। वो अपना लेवल दिखाता है जो कि 90 था, जो देखकर लोग हैरान होते हैं। पर फिर वो कहता है ये तो होना ही था क्योंकि वो एक हीरो है। वेरियर्स कहता है तुम्हारा सेज की लेवल क्या है? रेक्स बताता है उसका लेवल 42 है और इतना ही काफी है। वो गुस्से में कहता है अबे इसका लेवल तो मुझसे भी कम है। रेक्स उसे समझाता है कि वो एक सेज है और वक्त के साथ वो एक अच्छी सपोर्ट बन जाएगी, और साथ ही वो इस देश की प्रिंसेस भी है। वो किंग सैमन की तीसरी बेटी है जिसने सेज का रोल एक्सेप्ट किया है और जिंदगी भर ट्रेनिंग की। उसकी सोच काफी बड़ी है। इसका नाम कानाजुकी कुरल हेक्साडिया है, और अगर राजा की बेटी डीमन किंग को हरा देगी तो इससे दुनिया और भी स्टेबल हो जाएगी। फिर एक आदमी बोलता है मेरा लेवल 80 है, मैं एक प्रीस्ट हूँ, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। पर रेक्स उसे भी मना करता है और बोलता है तुम्हारी एज काफी ज्यादा है, अगर जर्नी लंबी हुई तो तुम थक जाओगे। दूसरा प्रीस्ट सामने आता है, उसका लेवल 72
2 था और वो सिर्फ 20 साल का था। पर रेक्स उसे भी मना करता है, मुझे नहीं लगता कि तुम आगे और मैच्योर बन पाओगे, इसलिए तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। तभी एक और लड़की आती है जिसकी उम्र 16 साल की है। मैं एक प्रीस्ट हूँ और मेरा लेवल 50 है। उसे देखकर रेक्स तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और ये देखकर बाकी प्रीस्ट गुस्सा होने लगते हैं। अबे तुझे छोटी लड़कियां पसंद है क्या, जो तुझे इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है? कागामी भी दूर से ये सब देख रहा था। वो कहता है ये तो चारों तरफ से सुंदर लड़कियों को लेकर जन्नी पर जा रहा है, ऊपर से डेमन किंग को मारने पर जो शोहरत मिलेगी वो अलग। रेक्स कहता है अभी एक पर्सन की जगह और बची है। तभी वहाँ पर एक और सुंदर लड़की आती है। कागामी बोलते हैं कि हाँ, जो करने से मोटिवेशन मिले वही करना चाहिए। जिसके बाद वो एंशिएंट कैबिनेट में पहुंच जाता है। चलो अंधेरा होने से पहले इसे खत्म करते हैं और फिर शाम को मैं सुशी खाऊंगा। अंदर जाते ही उसे एक डेविल मिलता है जो उसे घुर्राने लगता है, पर कागामी एक मुक्के में ही उसे चित कर देता है, जिसमें से उसे 36 सिल्वर कॉइन मिलते हैं और उसने 30 में से एक को मार दिया था। अब वो एक एक करके काफी सारे डेविल्स को मारने लगता है, जिसमें से उसे रेयर ड्रॉप यानी ब्लू डेविल के हॉर्न मिलते हैं, जो कि उतना ही माना एमिट करते हैं जितना कि डीमन करते हैं, और इसलिए ये बहुत महंगे बिकते हैं। पर कागामी को ये नहीं पता था। वो सोच रहा था देखने में तो ये कुछ खास नहीं दिख रहे, पता नहीं ये इतने महंगे क्यों बिकते हैं। अब उसे सिर्फ 15 और डेविल्स को मारना है। उसे सामने एक शैडो दिखती है, पर जब वो जाकर देखता है तो वहाँ पर हीरो और उसकी पार्टी थी। उसके सामने भी डेविल्स आता है, पर रेक्स उसे एक अटैक में ही मार देता है और बाकी लोग उसकी तारीफ करते हैं। टीना बोलती है मुझे लगा था कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। रेक्स कहता है शायद कोई ब्लू डेविल होगा और हमें देखकर डर के भाग गया होगा, और यहाँ कागामी छुपा हुआ था क्योंकि वो इन लोगों के पास नहीं जाना चाहता था और इसलिए वो यहाँ से निकल लेता है। इधर कोरल उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोलती है। परना कहती है आप तो कुछ ज्यादा ही जोश में हो, अपना ख्याल रखना प्रिंसेस। कोरल कहती है कि मैं अभी एक सेज हूँ और अभी तुम सबके बराबर हूँ, इसलिए तुम मुझे कानाजुकी कोरल हेक्सार्डिया बुलाओ। परना कहती है ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा है, मैं तुम्हें कोरल बुलाऊंगी और तुम मुझे परना कह सकती हो। टीना कहती है मैं भी आपको कोरल बुलाऊंगी। फिर परना रेक्स से पूछती है कि वैसे हम डंजन में क्यों आए हैं, जबकि डेमन किंग का कैसल तो दूसरी तरफ है, और टीना भी यही सोच रही थी। रेक्स बताता है कि यहाँ पर एक हिडन चैम्बर है जिसके बारे में सिर्फ रॉयल फैमिली को पता है। इन क्रेश को फॉलो करके वहाँ पर पहुंचा जा सकता है। परना पूछती है लेकिन हमें वहाँ पर मिलेगा क्या? एक लेजेंडरी सीक्रेट सोर्ड जो कि लेवल 90 या फिर उससे ऊपर के हीरो ले सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं। रेक्स कहता है कि वो एक अनलिमिटेड वेपन है जो कि पहले किसी हीरो ने यूज नहीं किया। परना पूछती है पर फिर रॉयल फैमिली ने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? अगर वो पहले ही इसे किसी को दे देते तो डेमन किंग बहुत पहले ही खत्म हो जाता। रेक्स समझाता है कि हीरो का रोल काफी रेयर तो है, पर वो यूनिक नहीं। काफी सारे हीरोज हो सकते हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो डेमन किंग को हराएगा, और इसीलिए उन्होंने इसे यहाँ पर रखा। वो लोग रॉयल फैमिली में किसी हीरो के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ रॉयल फैमिली वालों पर ही भरोसा किया जा सकता है। टीना पूछती है कि फिर आपको इसके बारे में कैसे पता? रेक्स कहता है कोरल इस किंगडम की प्रिंसेस है और राजा अपनी बेटी को मरने नहीं देना चाहते थे, और इसलिए जब मैंने उन्हें ये बताया कि हम लोग पार्टी बना रहे हैं तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे स्वॉर्ड के बारे में सब बता दिया। रेक्स कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है एक हीरो, एक सेज और एक लेजेंडरी स्वॉर्ड, अब तो उस डेमन किंग का हारना पक्का है, इसलिए चलो इस दुनिया की सालों पुरानी इच्छा को पूरा करते हैं। टीना कहती है हमें सच में एक ओसम पार्टी को ज्वाइन किया है। परना कहती है हाँ, शायद हमारी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड के लिए यहाँ पर आई हुई थी, और हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है। इधर डेविल्स ने कागामी को चारों तरफ से घेर रखा था, पर वो उन सबको काफी आसानी से मार देता है, जिनसे उसे 950 सिल्वर कॉइन मिलते हैं। अब उसे 2 और मारने थे, लेकिन वो हैरान था कि इस डंजन में कुछ ज्यादा ही मोशन मिल रहे हैं। वो एक डेविल को मारते हुए बोलते हैं नॉर्मली हालातों में मुझे सिर्फ 10 को मारने में 1 घंटा लग जाता था। तभी वहाँ से एलिस भागते हुए जाती है। कागामी उसे देखकर चिल्लाता है अरे रुको, वो जगह सेफ नहीं है। पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो मोस्टर उस लड़की को कुछ नहीं कह रहे, वो उन सभी को एक ही बार में मार देता है। इधर हीरो भी मोस्टर को मार रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मोस्टर आ रहे थे। परना बताती है कि मैंने सुना था लेवल 70 के ऊपर कम से कम 4 एडवेंचर के बिना यहाँ पर आना खतरनाक होता है। लगता है कि ये बात सच थी। रेक्स एग्री करता है पर ये कुछ ज्यादा ही था। कोरल उसे हील करने के लिए टीना को शुक्रिया बोलती है और रेक्स को हील करने को कहती है। उसे हील करते हुए टीना बताती है कि मेरा माना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और हमें अभी भी काफी दूर जाना है। वो हैरान थे कि परना को लड़ाई में बिल्कुल भी चोट नहीं आई और उसकी तारीफ करती है। परना बताती है कि मैं सिर्फ एक मेज हूँ, लेकिन मुझे डंजन में जाना और अकेले मोस्टर से फाइट करना काफी पसंद है। कोरल उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ा। रेक्स कहता है चिंता मत करो, तुमने काफी अच्छा काम किया। वो आगे इशारा करते हुए बोलते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर लेजेंडरी सूट को रखा गया है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर वही लड़की थी। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? कोरल कहती है इसके अंदर से काफी पावरफुल माना निकल रहा है। उसे देखकर रेक्स समझ जाता है कि वो एक डीमन है और इसी वजह से डंजन में इतने सारे मोस्टर आ रहे थे। रेक्स देखते हैं कि वहाँ पर सीक्रेट सूट नहीं है। वो एलिस पर चिल्लाता है कि तुमने सीक्रेट सूट के साथ क्या किया, तुमने वो सूट कैसे चुराई? एलिस बोलती है मैंने कुछ नहीं किया,
परना कहती है मुझे नहीं लगता कि वो सूट को छुपा सकती है, पर फिर भी अब रेस गुस्से में बोलता है डीमंस हमारे दुश्मन हैं और हमारे पास कोई चांस नहीं है, इसलिए चाहे ये बच्ची ही क्यों ना हो मैं इस पे कोई रहम नहीं करूंगा। वो अपनी सूट निकालकर उस पर अटैक करने लगता है। वहीं बाकी सब भी अपने सबसे पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे वहाँ पर धमाका होता है और यहाँ पर कागामी ने टाइम पर आकर उसे बचा लिया था। वो बोलता है एक बच्ची पर तुम सब मिलकर अटैक कर रहे हो, इतनी घटिया बात है। रेक्स पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम उसके साथ हो? कागामी कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजरता हुआ एक विलेजर हूँ। रेक्स कहता है एक विलेजर्स, तुमने हमारे अटैक कैसे ब्लॉक किए? तुमने कौन सा आइटम यूज किया? कागामी कहता है असल में मैंने उन्हें हाथों से पकड़कर क्रैश कर दिया था। ये सुनकर रेक्स कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, एक विलेजर में ऐसी ताकत नहीं होती, तुम झूठ बोल रहे हो। कागामी कहता है तुम्हें ऐसा लगेगा ही, इसलिए वो अपना स्टेटस दिखाता है कि वो सच में एक विलेजर है। कोरल पूछती है पर तुम उस बच्ची को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? देखो उसके सर पर हॉर्न्स है, ये उसके डीमन होने की निशानी है। कागामी बात को छुपाते हुए बोलता है अरे ये तो बस उसका स्टाइल है, उसने तो बस हेयर एक्सेसरीज पहन रखी है। सही कहा ना छोटी बहन? कोरल कंफ्यूज होकर बोलती है कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। कागामी झूठ बोलते है कि हाँ, और उसे काफी सारे ब्लू हॉर्न्स दिखाता है कि हमने एक क्वेस्ट लिया था और इसलिए हमारे पास काफी हॉर्न्स इकट्ठा हो गए थे। टीना बोलती है अच्छा, तो इसी वजह से इतना पावरफुल माना सेंस हो रहा था। वो उसे अपना कंप्लीट क्वेस्ट दिखाता है। रेक्स बोलता है चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर ये बताओ कि तुम्हारी बहन इस रूम में क्या कर रही है और यहाँ पर जो सीक्रेट स्वॉर्ड थी उसका क्या हुआ? कागामी पूछता है सीक्रेट स्वॉर्ड? फिर उसे याद आता है कि माफ करना, वो तो मैंने ले लिया था। मैं इस कैप्रिन में काफी समय पहले आया था और तब मैंने इसे ले लिया था, पर मैंने उसे मार्केट में मर्चेंट को बेच दिया। वो कहता है तुम लोग अब जाके बता रहे हो कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। रेक्स गुस्से में बोलते है कि वो रॉयल फैमिली की जनरेशन स्वॉर्ड थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कागामी माफी मांगते हुए बोलते है रॉयल फैमिली क्या वो राजा की थी? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। रेक्स कहता है उस सीक्रेट स्वॉर्ड में एंशिएंट मेज का माना भरा हुआ था, सिर्फ हीरो रोल वाला ही उसे निकाल सकता है। कागामी बोलते हैं हाँ, वो सच में काफी भारी थी, उसे निकालने में मेहनत लगी, पर फिर मैंने उसे निकाल लिया। तुम झूठ बोल रहे हो, एक विलेजर ऐसा नहीं कर सकता। तभी कागामी एक बड़ा सा स्टोन उठाता है और अपना लेवल दिखाता है। ये देखकर रेक्स की फट जाती है, तुम्हारा लेवल इतना है, आखिर तुम इस लेवल तक कैसे पहुंचे? तुम एक विलेजर हो। कागामी कहता है सिंपल सी बात है, रोज मोस्टर से फाइट करते करते। रेक्स कहता है पर मैं भी तो रोज फाइट करता हूँ, बल्कि मैंने तो सबसे ज्यादा मोस्टर मारे होंगे। कागामी कहता है अरे हाँ हाँ, तुम्हारा तो काम ही मारना है। कोरल गुस्से में बोलती है वो सीक्रेट स्वॉर्ड रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी थी, मतलब तुमने मेरे घर का खजाना चुराया है। कागामी कहता है क्या उसे पैसे देकर सेटल नहीं कर सकते? कोरल साफ मना कर देती है कि वो स्वॉर्ड डीमन किंग को हराने के लिए थी, उसकी कोई कीमत नहीं है। कागामी कहता है तो फिर मैं क्या करूँ? उसे ऑफर करती है कि क्या वो हमारी पार्टी ज्वाइन करेगा और डीमन किंग को हराएगा, पर वो साफ मना कर देता है। रेक्स हैरानी से पूछते हैं पर क्यों? तुम्हारी एबिलिटी के साथ तुम्हारी जिंदगी का क्या मकसद है? तुम तो अकेले ही उस डीमन किंग को हरा सकते हो। कागामी कहता है कि मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं तो बस रोज का गुजारा करने के लिए पैसे कमा रहा हूँ और मैं डीमन किंग को हंट करने का काम नहीं करना चाहता। ऐसे काम मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ, और वैसे भी डीमन किंग ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। कोरल पूछती है कि जो लोग तकलीफ में है तुम्हें उनकी मदद नहीं करनी, कि तुम्हें अमीरी और शोहरत नहीं चाहिए? अमीरी तो चाहिए पर शोहरत का इतना शौक नहीं, और वैसे भी जो लोग मुझे दुखी मिलेंगे उनकी मदद मैं जरूर करूंगा। कोरल कहती है लड़ने के लिए ये रीजन काफी होना चाहिए, और अगर ये भी काफी नहीं है तो जब डीमन किंग हार जाएगा तो मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। ये सुनकर रेक्स को झटका लगता है, पर कागामी उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। पहाड़ में जाए तेरी सुंदरता। कोरल कहती है कि तुम ऐसा कुछ हासिल नहीं करना चाहते जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। कागामी कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी डीमन किंग को हराना मुझे कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है, पर जो बात तुमने पहले कही थी लोग तकलीफ में है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जताना चाह रहे हो कि सही और गलत की पहचान सिर्फ तुम्हें है और बस तुम ही हो जिन्हें लोगों की परवाह है? फिर वो एलिस को लेकर यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए रेक्स के कान में बोलता है ये दुनिया कैसे काम करती है, अभी इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। बाहर आते आते रात हो गई थी, लेकिन उसने सोचा था कि वो रात होने से पहले अपना काम पूरा निपटा लेगा। अब वो यहाँ से जाने लगता है, पर तभी एलिस बोलती है रुको, मैं तुम्हारे जैसा ही कोई ढूंढ रही थी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर वो हैरान होता है और एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और कागामी उसका प्रपोजल रिजेक्ट करते हुए कहता है कि तुमसे शादी शायद 100 मिलियन साल बात करूंगा, और वहां से जाने लगता है। एलिस उससे रोककर कहती है कि मत जाओ। कागामी उसे समझाता है देखो, मैं एक बच्ची से शादी नहीं कर सकता, और वैसे भी मुझे मैच्योर लेडी पसंद है जिनका फिगर बिल्कुल हीरोइन की तरह हो। एलिस कहती है कि तुम्हें अभी शादी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझसे 3 साल बाद शादी कर लेना। कागामी उससे पूछता है वैसे तुम ये बताओ कि तुम उस लेजेंडरी सूट का क्या करना चाहती थी? एलिस उदास होकर बताती है कि मेरे पापा बहुत बीमार हैं
मैंने सोचा अगर किसी हीरो को सीक्रेट सोर्ड मिल गई तो वो उन्हें मार सकता है। कागामी पूछते हैं मतलब अगर सोर्ड ना हो तो वो जिंदा रह सकते हैं, आखिर तुम्हारे डैड असल में है कौन? एलिस थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है कि वो डीमन किंग है। कागामी सरप्राइज होकर कहता है रुको, तुम उस बुढ़े की बात कर रही हो, तुम उसकी बेटी हो? अच्छा तो वो बीमार है। एलिस बताती है कि उन्हें बेड पर लेटे हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। रुको, क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? कागामी कहता है हाँ, हमारी 1-2 बार टक्कर हुई थी। वो पूछती है तो क्या इसी वजह से तुमने उन्हें मारने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी? कागामी बोलता है नहीं, बस मुझे ये नहीं लगता कि उसे मारकर कोई फायदा होगा। डीमन होन से जो माना निकलता है उनसे मोशा क्रिएट होते हैं जो कि इंसानों पर अटैक करते हैं, इसीलिए डीमन को कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं पड़ती और इसी वजह से इंसान खुद ही उनसे नफरत करते हैं। लेकिन एलिस कहती है मैं इंसानों के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहती हूँ, मैं प्रूफ करना चाहती हूँ कि डीमन और ह्यूमंस एक साथ रह सकते हैं। अच्छा तो तुम इसलिए ही मुझसे शादी करना चाहती थी? लेकिन फिर वो कहता है ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि डीमंस भी इंसानों से अलग नहीं होते, फर्क सिर्फ इतना है कि वो मोशा क्रिएट करते हैं और बहुत से लोग ये जानते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कि तुम्हारे पास होन्स हैं, ये बस इसलिए है क्योंकि तुम डीमंस में पैदा हुई हो। गलत चीज तुम नहीं बल्कि इस दुनिया का सिस्टम है। एलिस उससे पूछती है कि तुम डीमंस को क्यों नहीं मानना चाहते? कागामी रिप्लाई देता है क्योंकि ये बकवास है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है जबकि एलिस उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ टीना गुस्से में कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस विलेजर की प्रॉब्लम क्या है। पर्ना पूछती है अब हम क्या करें, क्या हम बिना सीक्रेट सोर्ड के डीमन किंग को खत्म करेंगे? उरल कहती है हमें नया प्लान बनाना पड़ेगा और अभी के लिए वुमेन सिटी वापस चलते हैं। लेकिन रेस को थोड़ा खोया हुआ देखकर वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? रेक्स बताता है उसने एक अजीब बात कही थी कि ये दुनिया कैसे काम करती है, अभी तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। रेस को समझ नहीं आता कि आखिर उस बात का मतलब क्या था। कोरल पूछती है कि तुम्हें लगता है कि उसके पास कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? रेस कहता है पता नहीं, पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उस विलेजर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा। अब सीन चेंज होता है और हम कागामी को देखते हैं। वो एलिस से कहता है कि तुम और कितनी देर तक मेरा पीछा करोगी, हम टाउन पहुंचने ही वाले हैं। एलिस कहती है कि मुझे एक फेवर चाहिए था। कागामी कहता है मैंने तुम्हारा प्रपोजल ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। एलिस कहती है ओबियसली मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं सोच रही थी क्या तुम मुझे एक चीज खरीद कर दे सकते हो? वो एक मेडिसिन है, स्पिरिट ब्लेसिंग पॉइजन। मैंने सुना है कि वो इस एरिया में मिल जाती है और मेरे पास 500 सिल्वर भी है। कागामी बताता है स्पिरिट ब्लेसिंग पॉइजन, उसकी कीमत पूरे 10 गोल्ड कॉइन है। अब ये सुनकर एलिस शॉक हो जाती है। कागामी उसे जाने को कहता है लेकिन एलिस एक रिक्वेस्ट करती है क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मुझे अपने पापा को बचाना है, अभी तो ह्यूमंस सिर्फ उनके पीछे ही पड़े हुए हैं, अगर वो मर गए तो सभी ह्यूमंस बाकी डीमंस के पीछे पड़ जाएंगे। कागामी उसे समझाता है अगर तुमने उन्हें बचा भी लिया तो भी ह्यूमंस उन्हें टारगेट करना नहीं छोड़ेंगे और वैसे भी एक न एक दिन वो उन्हें पकड़ ही लेंगे। फिर वो पूछते हैं क्या तुम्हें इंसानों से नफरत नहीं है? एलिस कहती है नफरत करने से कुछ नहीं होगा और वैसे भी हम कौन सा उनसे बेहतर हैं। कागामी बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी डीमंस होते हैं। एलिस कहती है मुझे भी ऐसे इंसान से मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरे पापा ने कहा था कि विश्वास रखो, ऐसे लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं। कागामी कहते हैं हमारे जैसे लोग बहुत ही कम हैं, पर एलिस कहती है अभी ना भी हो लेकिन एक दिन हमें रास्ता जरूर मिलेगा, इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी और ह्यूमंस और डीमन को एक साथ लाकर ही रहूंगी। कागामी अपने पास से एक कपड़ा निकालता है और उसे घूमने को कहता है। वो उसके होंस पर कपड़ा बांधते हुए कहता है मैं तुम्हें वो पॉइजन खरीद कर दे दूंगा लेकिन तुम मेरे साथ चलोगी। एलिस बोलती है कि मैं नहीं चल सकती क्योंकि मेरे होंस से माना निकल रहा है, लेकिन कागामी जैसे ही उसके कपड़ा बांधता है तो उसके होंस से माना एमिट करना बंद कर देता है। एलिस पूछती है तुमने ये कैसे किया? कागामी एक्सप्लेन करता है ये स्पेशल क्लॉथ है जो कि माना को किसी और चीज में कन्वर्ट कर देता है, मैंने इसे तुम्हारे होंस पर लपेट दिया है। एलिस पूछती है ये तुमने कैसे बनाया? कागामी समझाता है स्पोन ब्लॉक के बारे में तुम तो जानती होगी, वो माना एब्सॉर्ब करते हैं और मोशर स्पोन करता है। जैसे ही वो मोशर स्पोन करे अगर उसी वक्त तुम उसे तोड़ दो तो उसके अंदर से कुछ मिलीनर्स मिलते हैं। फिर वो बोलता है आखिर ये मोशर होते क्या है? कपड़े को देखकर एलिस कहती है इसे देखकर लग रहा है जैसे ये डीमंस होंस के लिए ही बनाया गया है, आखिर ये तुम्हारे पास क्यों है? कागामी टॉपिक चेंज करते हुए पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? और दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। उसके बाद में वो वुमेन सिटी पहुंच चुके थे, जिसे देखकर एलिस काफी एक्साइटेड थी। तभी एक मर्चेंट उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर पहली बार आई हो? एलिस कहती है हाँ। मर्चेंट कहता है तुम कितनी प्यारी हो और उसे एक एप्पल दे देता है। एलिस उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे वो एप्पल बहुत ही पसंद आता है। मार्केट में काफी लोग सामान बेच रहे थे, कुछ चीजें ब्राउन्स कॉइन में मिल रही थी और कुछ सिल्वर कॉइन में। एलिस पूछती है इस एप्पल की कीमत कितनी होगी? कागामी कहता है लगभग 150 ब्राउन्स और 1000 ब्राउन्स में अच्छा खासा डिनर हो जाता है, जबकि एक सिल्वर कॉइन में तुम अच्छी खासी पार्टी कर सकती हो। एलिस कैलकुलेशन करते हुए पूछती है 1000 ब्राउन्स के बराबर एक सिल्वर कॉइन होता है, 10,000 सिल्वर के बराबर एक गोल्ड, सही कहा ना? कागामी हाँ कहता है और बताता है एक गोल्ड कॉइन से तुम अच्छा सा घर खरीद सकती हो और अगर नोबल जैसा फैंसी घर चाहिए तो लगभग 50 गोल्ड कॉइन लगेंगे। एलिस हैरान होकर पूछती है तो फिर 10 गोल्ड? कागामी एक्सप्लेन करता है स्पिरिट बाइंडिंग पॉइजन एक पनासिया है जो कि स्किन की उम्र बढ़ने और विरिंकल्स को भी रोकता है और अमीर नोबल्स भी अगर लकी हुए तो साल में सिर्फ एक बार ही उसे यूज कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा है।
एलिस उदास होकर बोलती है, लगता है 500 सिल्वर में उसे खरीदना सोचना मेरी बेवकूफी थी। फिर वो पूछती है, लेकिन आप श्योर हो ना कि आप मुझे वो दिलाओगे, क्योंकि ये बहुत ही सारे पैसों का है। कागामी पूछते है, तुम्हें डर लग रहा है क्या? फिर वो कहता है, ठीक है, मैं डीमन किंग से ये पैसे वापस ले लूंगा। एलिस कहती है, वो जरूर दे देंगे, उनके कैसल में बहुत सारी ज्वेलरीज है। कागामी कहता है, तो फिर मैं 15 गोल्ड के बराबर ज्वेलरीज लूंगा। एलिस बोलती है, तो फिर 5 गोल्ड कोइन ज्यादा हो गए। कागामी कहता है, ये तो तुम्हें कैसल तक वापस छोड़ने का बोनस है, इतना तो बनता ही है। ये सुनकर एलिस बहुत खुश हो जाती है। अब एक इनमें एलिस बैठ का मजे ले रही थी। कागामी कहता है, तुम थोड़ी देर यहाँ वेट करो, मैं पोषण खरीदने के बाद एक और दोस्त को लेकर आऊंगा। वो एक्सप्लेन करता है, जन्ने के वक्त एक और इंसान होना चाहिए जो मेरे लड़ने के वक्त तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि एडवेंचरर्स फिर से तुम पर अटैक कर सकते हैं। और देखो, मेरे लौटने तक किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर हम काफी सारे क्राउस को देखते हैं जिन पर मीनो नाम का डीमन आ रहा था। वो कहता है, इंसानों, हमसे डरो, हमसे कांप उठो। इधर एलिस सोच रही थी, वो सही कह रहा है, डीमंस इंसानियत के दुश्मन है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा नादान बन रही थी। तभी बाहर से कागामी दरवाजा खोलने को कहता है। एलिस खुशी से दरवाजा खोल दिए, लेकिन सामने एक बहुत ही मर्दाना और लंबा चौड़ा इंसान खड़ा था। वो बोलता है, अरे तुम तो कितनी प्यारी और छोटी सी हो। ये सुनकर एलिस डर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी पीछे से कागामी पूछते है कि क्या हुआ। अब तकाका नाम का बंदा चाय पीते हुए कहता है, रात में चाय पीने का मजा ही अलग होता है। कागामी एलिस को एक रिबन देते हुए कहता है, ये लो, इसे होन पर लगा लेना है। एलिस थैंक यू बोलती है और पूछती है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है? कागामी इंट्रोड्यूस करवाता है, हाँ, सबसे बेस्ट मोंग जिसे मैं जानता हूँ। तकाको ग्रेट करते हुए कहता है कि मिलकर खुशी हुई, मैं तकाको बिल्डर हूँ, लेवल 124 पर, और देखने से नहीं लगता, लेकिन मैं एक मोंग को। वो बताता है, मैंने सारी सिचुएशन के बारे में सुन लिया है और मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। कागामी एलिस को कंफर्ट करवाते हुए कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं, तकाको को पता था कि तुम डीमन हो, फिर भी वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है। तकाको एक्सप्लेन करता है, पहले मैं भी यही सोचता था कि डीमंस को मारना ही चाहिए, लेकिन एक दिन जब मैं जंगल में मरने वाला था, तब एक डीमन ने मेरी जान बचाई। तब से मुझे लगा कि ह्यूमंस और डीमन में इतना फर्क नहीं होता। वो बताता है, इसीलिए मैंने एडवेंचर की लाइफ छोड़ दी और अब टाउन में बार और क्लब चलाकर शांति की जिंदगी जी रहा हूँ। कागामी बोलते हैं, मैं एक दिन कस्टमर बनकर आया था, उसके बाद से हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। तकाको शर्माते हुए कहता है, ओ कागामी, कितने दिन हो गए, तुम मेरे यहाँ पर आए ही नहीं, और वो उसे मुक्का मार देता है। एलिस तुरंत माफी मांगती है और कहती है, मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। तकाको बोलता है, अरे कोई बात नहीं, तुम बहुत ही दिनों से कैंपिंग कर रही थी ना, शायद इसीलिए। वैसे क्या तुम नहाना पसंद करोगी? पास ही एक हॉट स्प्रिंग है जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए वहाँ एक डीमन भी आराम से जा सकती है। इधर उसके पंच से बेचारा कागामी अभी भी दर्द में था। तकाको पूछते हैं कि हम दोनों साथ में नहाने चलें। एलिस राजी हो जाती है, लेकिन वो झिझक कर कहने लगती है। तब कागामी क्लियर करता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, तकाको चान एक लड़की है। ये सुनकर एलिस हैरान होती है। वो पूछती है, अगर ये लड़की है तो वो चीजें कहाँ है? कागामी समझाता है, इसने अपने चैट का सारा फेट मसल में कन्वर्ट कर दिया। तकाको गुस्से का नाटक करते हुए कहती है, कागामी तुम इतने बदतमीज हो, और वो उसे एक लात मार देती है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कागामी कहता है, ठीक है, तुम दोनों आपस में दोस्ती बढ़ाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में एलिस कहती है, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कागामी का लेवल 999 है, फिर भी आपने उन्हें इतना हर्ट कर दिया। तकाको समझाते है, कागामी एक विलेजर है और एक मोंग सेम लेवल पर भी विलेजर से 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सुनकर एलिस हैरान हो जाती है। तकाको कहती है, हम मोस्ट क्लोज रेंज कॉम्बैट में स्पेशलाइज होते हैं और हर 100 लेवल पर हमें एक स्पेशल कॉम्बैट स्किल मिलती है। मेरी स्किल बहुत ही डेंजरस है, लेकिन फिर भी मैं फेयर फाइट में कागामी के सामने नहीं टिक पाऊंगी। एलिस पूछती है, उसके लेवल की वजह से? तकाको कहती है, हाँ, वो भी एक वजह है, लेकिन कागामी खुद ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इधर कागामी अपना पास्ट याद कर रहा था, जब उसके फादर को एक मोस्टर ने मार दिया था। उसके बाद तो मोस्टर से लड़ने लगा, लेकिन एक दिन जब वो घर लौटा तो उसकी माँ को भी मार दिया गया। एलिस पूछती है, कागामी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुए? तकाको बताती है, उसने बहुत सारी फाइट की होंगी, क्योंकि लेवल बढ़ाने के लिए जनरली हायर लेवल के मोस्टर को मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट लाने पड़ते हैं। एलिस हैरानी से कहती है, लेकिन लेवल 999, मुझे तो लेवल 500 से भी ऊपर का कोई मोस्टर नहीं पता। तकाको सरप्राइज होती है, 500 लेवल के भी मोस्टर होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर वो पूछती है कि तुम्हें डर लग रहा है कि कोई लेवल 999 तक पहुंचकर तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश करेगा? एलिस कहती है, हाँ। तकाको उसे तसल्ली देते हुए कहती है, फिक्र मत करो, कागामी के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। एलिस पूछती है, लेकिन क्यों? तकाको एक्सप्लेन करती है, कागामी में एक ऐसी चीज की कमी है जो कि हर लिविंग बीइंग के लिए बहुत ही प्रीसियस होती है, और वो एक अल्टीमेट इडियट भी है। एलिस क्यूरियस होकर पूछती है, आखिर वो प्रीसियस चीज क्या है? तकाको कहती है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, हमारे साथ ट्रेवल करते करते तुम समझ जाओगी। मैं सारी बातें एक साथ नहीं बता सकती। तभी अचानक से जोर का धमाका होता है और लेवल 54 के मोस्टर आसमान से गिरने लगते हैं। उनमें से एक कागामी के रूम में गिरता है। ऊपर से मीनो अनाउंस करता है, डीमन किंग ने ह्यूमैनिटी पर फुल स्केल अटैक शुरू कर दिया है और अब हमेशा के लिए तुम लोग हमारे कंट्रोल
में रहोगे। ये सुनकर एलिस उदास होकर कहती है डीमन किंग की आर्मी ऐसा क्यों कर रही है। वो देखती है कि बहुत सारे मॉन्स्टर मासूम ह्यूमन पर अटैक कर रहे हैं। इस तरह तो ह्यूमंस और डीमंस कभी भी साथ नहीं रह पाएंगे। इधर कागामी एक मॉन्स्टर को उठाकर वापस ऊपर फेंक देता है, जिससे उनका क्रो भी खत्म हो जाता है। कागामी सोचता है अरे यार, उस मॉन्स्टर से जो पैसे गिरे होंगे वो तो बाकी लोग उठा लेंगे। उसके पास और भी काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको ऊपर फेंक देता है। ये देखकर मीनो कहता है कोई ब्लडी बफर को ऊपर फेंक रहा है क्या, ये कोई हीरो है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एलिस ये देखकर पूछती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तकाको कहती है ये काम सिर्फ कागामी ही कर सकता है, और इधर वो पैसे इकट्ठा कर रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर डीमन पर पड़ती है। इधर एलिस थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि उसके सामने हीरो मॉन्स्टर को मार रहा था। एलिस तकाको को बताती है कि कागामी ने मुझे उन लोगों से बचाया था। इधर रेक्स अपनी टीम को कमांड देता है हमें उन्हें नीचे आने से पहले ही मारना होगा। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और लाइटिंग अटैक से एक मॉन्स्टर को मार देता है। कोरल सबका हौसला बढ़ाते हुए कहती है ये एडवेंचर्स का टाउन है और अब वक्त आ गया है खड़े होकर एक साथ लड़ने का, इसलिए सब लोग मेरे साथ मिलकर डीमन आर्मी को हराओ। ये सुनकर सब लोग जोश में आ जाते हैं। रेक्स फिर से अटैक रेडी करता है और कहता है सब लोग मुझे फॉलो करो। लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है कागामी उसके सामने एक मॉन्स्टर को फेंक देता है। रेक्स गुस्से में कहता है तुम फिर मेरे रास्ते में आ गए। कोरल भी बोलती है तुम्हें अपनी पावर शो ऑफ करने का बहुत शौक है क्या, या तुम सच में डीमन किंग के साथ मिले हुए हो? कागामी आराम से समझाता है तुम्हारा फुल अटैक वाला आइडिया अच्छा है, लेकिन अभी हम सिटी के अंदर हैं। अगर तुम मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ नीचे गिर पड़े तो क्या होगा? और अगर तुम्हारा अटैक मिस हो गया और किसी मासूम इंसान पर जा गिरा तो क्या उसकी जान नहीं जाएगी? कोरल थोड़ी झिझक जाती है। कागामी कहता है मैं तुम्हारे प्लान को 10 में से 3 मार्क दूंगा, और वो उसके सर पर हल्का सा मार देता है। कोरल कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, किसी मर्द ने पहली बार मेरे सर पर मार रहा है। तभी तकाको भी वहाँ पर आ जाती है। टीना पूछती है कि मॉन्स्टर को ऊपर फेंकने वाले तुम ही थे। परना पूछती है अगर तुम ही मॉन्स्टर फेंक रहे थे तो क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई मैजिक नहीं है? ये सुनकर एलिस भी हैरान होती है और पूछती है कागामी सान कि तुम्हारे पास सच में कोई मैजिक नहीं है? परना कहती है तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें कागामी कहकर बुला रही है, काफी इंटरेस्टिंग है। कागामी कहता है ये हमारी फैमिली ट्रेडिशन है। एलिस थोड़ी परेशान थी, लेकिन कागामी कहता है टेंशन मत लो। तभी आसमान से मीनो फिर चिल्लाता है डीमन किंग की आर्मी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम लोग इससे नहीं बच सकते। कागामी एलिस से पूछता है ये कौन है, क्या तुम इसे जानती हो? एलिस बताती है कि ये मीनो है, इसकी फैमिली कई जनरेशन से मेरे फादर की सर्विस कर रही है। अब कोरल आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है मैं तुम्हारी पावर्स के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें डीमन किंग की आर्मी को अपनी स्ट्रेंथ दिखा देनी चाहिए। कागामी पूछते है लेकिन क्यों? कोरल समझाती है उन्हें नहीं पता है कि तुम क्या कर सकते हो, हमें उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में दोबारा हम पर अटैक ना करें। कागामी उसे काउंटर करते हुए कहता है अगर तुम्हें इतनी बात समझ आ गई है तो ये क्यों नहीं समझ आया कि शायद वो पूरी दुनिया में रेड कर रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सी सिटीज इन्वेंट की जा सकती हैं। इस सिचुएशन में मैं अपनी ताकत ना दिखाना ही बेहतर समझूंगा ताकि वो कमजोर सिटीज की तरफ ना जाएं। परना उसकी बातों से एग्री करती है। कागामी कहता है एनिमी को सिर्फ भगाने ही एक ही ऑप्शन नहीं होते, पहले ये पता करो कि वो चाहते क्या है, वरना तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। कोरल कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। कागामी तकाको को इशारा करता है और कहता है मैं खुद जाकर उस डीमन कमांडर से बात करूंगा, और वो एक बहुत ही लंबी जंप लगाता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। परना बोलती है कि वो सच में डीमन से मिलने जा रहा है, कितना लापरवाह है। तब तकाको भी एक जंप लगाकर उसके पीछे जाती है और कहती है कि हमारी फ्री ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस शुरू होने वाली है, लेकिन तुम जिंदा लौटोगे इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। और वो उसे जोर से आगे धक्का देती है जिससे कागामी पूरी तरह स्पीड में ऊपर चला जाता है। मीनू हैरान होकर कहता है अभी तक तो सिर्फ मॉन्स्टर उड़ रहे थे और अब इंसान भी उड़ रहे हैं, आखिर इस सिटी में चल के आ रहा है। तभी कागामी उससे क्रो पर कूद जाता है। मीनू पूछते है तुम कौन हो? कागामी मुस्कुराते हुए कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजरता हुआ एक विलेजर हूँ। और इसी खतरनाक सिचुएशन के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए।